नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश शर्मा सुदेश बगाना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, जो मैंने पीछे वीडियो बनाई है उनको आप देख लेना। और आज हम 7th की हिस्ट्री का लेसन 2 करेंगे, जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य। यानी कि इस लेसन में ये बताया गया है कि 700 से 1050 का कल हमने पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से नए राजा आए और कौन कौन से उनके नए राज्य हुए। इसमें चलिए हम पढ़ते हैं राष्ट्रकूट के विषय में। राष्ट्रकूट शुरुआत में तो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। यानी कि राष्ट्रकूट स्टार्टिंग में जो कर्नाटक के चालुक्य राजा थे ना, उनके अधीन थे। फिर एक 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जो ये दंती दुर्ग है ना, इसने 8वीं सदी में चालुक्य की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। किसने कर दिया? दंती दुर्ग ने। और फिर उसने क्या किया? इसको हरा दिया युद्ध में। ठीक है, इसने राष्ट्रकूट को, दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट को युद्ध में हरा दिया। और एक मान्यता होती थी दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति क्षत्रिय नहीं है और वो राजा को, यानी कि क्षत्रिय को युद्ध में हरा देता है, तो लोग उसको क्षत्रिय कैसे माने। इसके लिए भी एक उपाय होता था कि उन्हें क्या करना होता था? उन्हें करना होता था हिरण्य गर्भ यज्ञ, यानी कि सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जिससे कि व्यक्ति क्षत्रियता को प्राप्त हो जाता था। फिर इस दंती दुर्ग ने क्या किया? हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया, जिससे कि वह क्षत्रिय बन गया। ठीक है, और ऐसे बहुत से राजा हुए हैं जिन्होंने, जो क्षत्रिय नहीं थे और जिन्होंने हिरण्यगर्भ यानी कि हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करके क्षत्रियता को प्राप्त किया। देखते हैं ऐसे कौन कौन से राजा हैं। एक राजा है कदम मयूर शर्मण। क्या नाम है? कदम मयूर शर्मण। ये है दोस्तों कर्नाटक के। और एक है गुज्जर प्रतिहार के हैं हरिचंद्र। गुज्जर प्रतिहार के कौन से हैं? हरिचंद्र। ये क्या थे? ये राजस्थान में थे। गुज्जर प्रतिहार कहाँ पर है? राजस्थान में। ये राजस्थान के ब्राह्मण थे और इन्होंने ये अनुष्ठान करके, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करके अपने आप को क्षत्रिय घोषित कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो आप उसको लाइक करो, और जो मैं करवा रही हूँ ना, आप उसको ही कर लेना, जिससे कि आपके एचटेट और सीटेट और जीके ये तीनों पोर्शन आपके है ना बहुत ही आसान होते चलेंगे। और यदि आप कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठोगे ना, जो मैंने स्टडी करके खुद के नोट्स बनाए हैं, उनसे आपके 1 लाइनर क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, जिससे कि आपको बहुत फायदा होगा और आपके समय की बहुत ज्यादा बचत होगी। क्योंकि कोई भी लेसन आधा घंटा 25 मिनट के बगैर हम रीड नहीं कर सकते, और वो भी केवल रीड ही कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग से रीड नहीं कर सकते। इसलिए मैंने रीड करके, अंडरस्टैंडिंग करके आपके लिए नोट्स बनाए हैं, और इन नोट्स में वही बातें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो कि सीटेट, एचटेट और जीके में पूछी जाती है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये इसलिए है कि आप कम समय में अधिक तैयारी कर सके। इसलिए यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ये सब कर देना दोस्तों। ठीक है, फिर है एक एलोरा का भित्ति चित्र। इसमें क्या है? इसमें विष्णु नरसिंह के रूप में है। यानी कि जो एलोरा का भित्ति चित्र है ना, इसमें विष्णु भगवान है ना, नर और सिंह, यानी कि मनुष्य और शेर के रूप में है। यह कृति राष्ट्रकाल के समय की है। कौन से समय की है ये कृति? राष्ट्रकाल के समय की है। फिर जो तमिलनाडु पर शासन करने वाले चोल वंश थे ना, वो 400 से अधिक प्रकार के कर लगाते थे, और इनका उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? अभिलेखों से। अभिलेख क्या होते हैं? मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत बार बताया गया है कि जिसमें राजा के कार्य, प्रशंसा, युद्ध इत्यादि के विषय में जो
शिलालेख या कोई लकड़ी के लेख लिखे जाते हैं ना, उन्हें अभिलेख बोलते हैं। और जो तमिलनाडु का जो चोल वंश था ना, उस राज्य में, उस वंश में 400 से अधिक करों का उल्लेख किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो कर है वो है वेटी कर। यह कर ना नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। अब आप सोचोगे जबरन श्रम का रूप क्या होता है? जबरन श्रम का रूप का मतलब होता है जैसे कि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो उस राज्य में श्रमिकों के लिए निश्चित कर दिया जाता था कि इतने दिन के लिए आपको राजा के कार्य करने पड़ेंगे, यानी कि वो दिन फिक्स कर दिए गए टैक्स के रूप में, जिसको वेटीकर बोला गया, जो कि श्रम का जबरन कर था। और जो ये प्रशस्तियां होती है ना, ये विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई थी। देखो उस समय पर कौन शास्त्र विद्या को जानते थे, कौन संस्कृत को जानते थे? ये जानते थे ब्राह्मण, और ये राजा के दरबार में रहते थे, और यही ये प्रशस्तियां लिखते थे। और जो मध्य प्रदेश का ग्वालियर में है ना, जो प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कर्मों की प्रस्थिति कहाँ मिली है? प्रशस्ति कहाँ मिली है? मध्य प्रदेश में। ग्वालियर के जो प्रतिहार नरेश है नागभट्ट, उनके कर्मों की प्रशस्ति मध्य प्रदेश में मिली है। फिर एक रचना है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है कल्हण के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हण के द्वारा। और इसमें कौन सी सदी में लिखी गई? ये लिखी गई 12वीं सदी में, यानी कि 12वीं शताब्दी में कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई। और इस राजतरंगिणी में क्या बताया गया है? इस राजतरंगिणी में यह बताया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर के शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का वृतांत बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है? राजतरंगिणी में जम्मू और कश्मीर में शासन करने वाले लोगों के, यानी कि राजाओं के इतिहास का वृतांत बताया गया है। ठीक है। फिर एक है त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या होता है? त्रि मतलब 3 और पक्षीय पक्ष वाला, और संघर्ष यानी कि युद्ध, लड़ाई, या फिर क्या बोलेंगे संघर्ष को? परिश्रम। यानी कि 3 तरफ से जो संघर्ष किया गया है उसे बोलते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। ये संघर्ष किसके लिए हुआ? यानी कोई तो चीज ऐसी होगी जिसके लिए 3 पक्षों में संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई, है ना? तो ये हुआ गंगा घाटी में कन्नौज के लिए। यानी कि गंगा घाटी में जो कन्नौज का क्षेत्र है ना, उसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। और ये 3 पक्ष कौन कौन से थे? ये 3 पक्ष थे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। यानी कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के बीच में जो संघर्ष चला कन्नौज को लेकर, उसे त्रिपक्ष संघर्ष के नाम से जाना गया। ठीक है। यदि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो आप मुझे बताते रहिए कमेंट करके कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, तो फिर मैं आपको आगे करवाती चलूंगी। और ये बात मैं बिल्कुल डेफिनेट कह रही हूँ, यदि आप मेरे द्वारा जो ये करवाया जा रहा है, यदि आप इसको कर लोगे तो आप सीटेट, एचटेट इसमें तो बिल्कुल ही कवर कर जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये सिर्फ एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी की स्टडी करने के लिए हमें चाहिए टाइम, और टाइम की चाहिए सभी लोगों को सेविंग, और टाइम सेविंग करके मैं आपको स्टडी करवा रही हूँ। तो आप मस्ती से स्टडी कीजिए, कोई भी चिंता, कोई भी अन्य विचार अपने मन में न लाएं, और सिर्फ खुश रह के अपनी स्टडी करें। ठीक है। चलिए आगे हम करते हैं महमूद। महमूद, ये जो महमूद गजनवी के नाम से आगे प्रसिद्ध होगा, ये वही महमूद है। अफगान के गजनी का सुल्तान है ये महमूद, और मंदिरों में लूटने वाला सबसे प्रसिद्ध है, यानी कि इसने सबसे ज्यादा मंदिरों को ही लूटा है। इसने 997 से लेके 1030 तक शासन किया। कितने तक? 997 से लेकर 1030 तक इन्होंने शासन किया।
और इसने अपना नियंत्रण मध्य एशिया के भागों, ईरान के उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से और लगभग हिस्से में रखा। और यह हर साल इस उपमहाद्वीप पर आक्रमण करता था, यानी कि ये हर साल ही मंदिरों को लूटता था, यानी कि हर साल ये आक्रमण करता था। और मंदिर इसका लूट का खास निशाना थे, क्योंकि मंदिरों में सोने की मूर्तियां होती थी, मंदिरों में धन है। और वैसे तो अब भी जैसे बोला जाता है कि भारत का पैसा तो अब मंदिरों में है, या फिर कहाँ है आपको पता ही है। ठीक है, भारत का पैसा कहाँ पर है? ज्यादातर मंदिरों में है, क्योंकि वहां पर सोने की मूर्तियां हैं, हर रोज का जो इतनी इनकम होती है बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये मंदिरों को लूटता था। और जो धन ये ले जाता था ना, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी के एक, जो इसकी राजधानी थी ना गजनी, उसमें वैभवशाली राजधानी का निर्माण किया था इसने, गजनी का। यह अपने जीते हुए लोगों के विषय में कई बातें जानता था, यानी कि जिन लोगों को इसने जीत लिया था ना, उनके विषय में ये बहुत सारी बातें जानता था। और इसने है ना अपने जो उपमहाद्वीप की जो जीत हासिल की थी ना, उसका लेखा जोखा रखने के लिए अल ब्रूनी नामक को अपना कार्य सौंपा था। किसको सौंपा था? अल ब्रूनी को। महमूद ने किसको अपना कार्य सौंपा था? अल ब्रूनी को। और अल ब्रूनी ने फिर कौन सी किताब लिखी? किताब अल हिंद। कौन सी किताब लिखी? किताब अल हिंद। और जो आज के इतिहासकारों का ना इतिहास जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, अल ब्रूनी की किताब अल हिंद। तो आ जाए कि ये क्वेश्चन आ जाए कि अल ब्रूनी की पुस्तक का नाम क्या है? किताब अल हिंद। किताब अल हिंद का कार्य किसने सौंपा? महमूद गजनवी ने अल ब्रूनी को सौंपा। और फिर ये इतिहास को समझने का सबसे बड़ा स्रोत है। और ये अल ब्रूनी है ना, इसने यहाँ की व्यवस्था समझने के लिए बहुत सारे विद्वानों से परामर्श लिया था। किससे परामर्श लिया था? विद्वानों से। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं मोटा मोटा कि जो कर्नाटक के चालुक्य राजा थे वो पहले 8वीं सदी में किसके अधीनस्थ थे? राष्ट्रकूट के। और फिर क्या हुआ, एक जो दंती दुर्ग नामक व्यक्ति था, उसने इनके स्वामित्व को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फिर उसने उनको हरा दिया, और फिर हराकर हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया। फिर जो एलोरा का भित्ति चित्र है वो राष्ट्रकूट काल की कृति है। उसके बाद है जो विट्टिकर है, वो जबरन श्रम कर लगाया जाता था, राज त्रिंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई थी। त्रिपक्षीय संघर्ष गंगा घाटी के कन्नौज के लिए चला, और ये गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंशों के बीच में चला। महमूद गजनवी है जो ये कि मंदिरों को खास रूप से लूटता था, और ये गजनी का सुल्तान था। इसने अपनी जो जीत है, युद्ध है, इनको लिखने के लिए कार्य किसको सौंपा? अल ब्रूनी को। अल ब्रूनी ने कौन सी किताब लिखी? किताब अल हिंद। और यह किताब किसके परामर्श से लिखी गई? विद्वानों के परामर्श से। दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर कल मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात और दोस्तों, आप सिर्फ वीडियो को देख लेते हैं, लाइक नहीं करते। लाइक भी कर दिया करो। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता और मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू दोस्तों।